अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद अज़ा के साथ। और हम पढ़ रहे थे तहकीकात तीन इंसानी जहर हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की ये बहुत ही मायानाज किताब है, जिसमें तारीख़ तिब में पहली बार इंसानी जिस्म में पैदा होने वाले जहरों का जिक्र किया गया है, उनकी माहियत बयान की गई है और ये बताया गया है कि उनसे कौन से अमराज पैदा होते हैं और हम कैसे उनका असूल इलाज कर सकते हैं। इससे पहले जहरों का इलाज, जहरों का एक पूरा शुबा है शुबा तिब में, लेकिन इंसानी जिस्म में पैदा होने वाले जहरों के मुतालिक कोई मालूमात नहीं मिलती। ये तारीख़ तिब में पहली बार हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने इनके बारे में लिखा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आतिशी जहर है, जिसे बलगामी टॉक्सन भी कहते हैं, और ये इस हिस्से का दूसरा लेक्चर है। पहले वाला लेक्चर हम दे चुके हैं, इसमें हम जहर कैसे पैदा होता है उसके बारे में थोड़ी सी आगाही देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया जा रहा है ताकि आप ये पढ़ सकें कि इंसानी जिस्म में जहर कैसे पैदा होता है। क्योंकि आज का हमारा ख़ास जो मौजू है वो आतिशी की जहर है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम जहर कैसे पैदा होता है, जहर की पैदाइश पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि टॉपिक को समझने में आसानी रहे। दोस्तों, हमारे दिल में जो साफ़ खून होता है वो पूरे जिस्म की ग़िज़ा लिए हुए होता है। ये बात याद रखें कि खालिस खून कभी भी खलियात या आज़ा या जिस्म की खुराक नहीं बनता, बल्कि ये शबनमी कतरात जैसा कि औस पड़ती है, धुंध पड़ती है या स्मोग को जो है वो जहन में रख लें, तो इस शक्ल में हमारा खून जो है वो हमारे खलियात की ग़िज़ा बनता है। ये खलियात हैं, इनमें आसाबी खलियात भी हैं, उज़लाती खलियात भी हैं और गुद्दी खलियात भी हैं। इन खलियात के दरमियान ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये इनको हम कहते हैं मसासा यानी चूसने वाली गिल्टियाँ, लम्फेटिक ग्लैंड्स भी इनको कहा जाता है और इनको गुदुद जाज़बा भी कहा जाता है। जिसमें खून के खुराक देने का अमल यह है कि दिल से साफ़ और शफाफ खून, ऑक्सीजन वाला खून तमाम खलियात की खुराक लेकर निकलता है और जिस खलिए को ग़िज़ा की ज़रूरत है वहाँ पर शबनमी कतरात की शक्ल में तरक्की करता है। खलियात इन रतूबात को जो कि ग़िज़ाई शक्ल में होती हैं जज़ब करते हैं और अपने फुज़लात को खारिज करते हैं। इनके दरमियान ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं जिनको हमने मसासा यानी चूसने वाली गिल्टियाँ कहा, लम्फेटिक ग्लैंड्स कहा, गुदुद जाज़बा कहा, ये बच जाने वाले ग़िज़ाई मवाद और इनके फासिद मादों को जज़ब करती हैं, चूस लेती हैं और चूसने के बाद वरीदों में शामिल कर देती हैं। वरीदें ये ख़राब खून लेकर वापस दिल में जाती हैं और फिर ये ख़राब खून जो है जिस्म के मुख्तलिफ़ मकामात पर यानी फेफड़ों में, गुर्दों वगैरह में जल्द के ज़रिए साफ़ होता है। ये निज़ाम अगर तवाई रहे तो जिस्म में सेहत रहती है और जब ये बिगड़ जाए तो जिस्म में मर्ज़ पैदा हो जाता है। ये याद रखें कि हिजामा का जो अमल है वो इसी असूल पर होता है कि जब ये मसासा यानी चूसने वाली गिल्टियाँ किसी भी वजह से इस मवाद को नहीं चूसती तो ये जो टॉक्सिन है वहाँ पे रुकने लग जाता है। अब ये कैसे नहीं चूसती या ये फासिद मवाद कैसे रुकता है, तो उसकी 3 इक़साम हैं जो कि इंशाल्लाह हम आगे चलकर आपको बताएंगे। यहाँ मुख्तसर मैं बता देता हूँ कि इनमें अव्वल नंबर पर आज़ा का बिगाड़ है कि अगर कोई उज़्व तेज़ हो जाए या उसकी खिल्त तेज़ हो जाए तो ये जो ग़िज़ाई मवाद है ज़्यादा गिरता है, लेकिन ये जो खलियात हैं वो अपनी ज़रूरत का मवाद ही जज़ब करते हैं, बाकी को जज़ब नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मुसलसल इस अमल से ये रतूबात ज़्यादा हो जाती हैं और गुदुद जाज़बा या मसासा इन्हें मुसलसल नहीं चूस सकते, जिसकी वजह से ये यहाँ रुक कर मुताफ़न हो जाती है और फिर इनमें जहर पैदा हो जाता है। ठीक है जी।
तो एक तो हो गया अज़ा का बिगाड़, दूसरा है छूत छात, यानी जरासीमों की वजह से इस जहर का फैलना। अगर एक मरीज़ शख्स के खून से जरासीम इस जहर को चूसते हैं और आगे उसी मिजाज के शख्स को ये जरासीम किसी वजह से मुंतकिल हो जाते हैं, तो उनको आगे सेहतमंद जिस्म में चूँकि ये माहौल मिल जाता है, इसलिए ये उस तंदुरुस्त शख्स में अपना जहर फैलाकर अमराज पैदा कर देते हैं। ये इसकी दूसरी किस्म है जिसको हमने छूत छात कहा। इसकी तीसरी किस्म है विरासती, यानी जब इस जहर का हामिल शख्स बीवी से हम बिस्तरी करता है तो मनी की शक्ल में ये जहर आगे मुंतकिल हो जाता है और पैदा होने वाली जो औलाद है वो ये जहर जो है वो लेकर पैदा होती है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं आतिश के जहर की तरफ। इसी हवाले से जब खून से बलगमी रतूबात ज़्यादा तरशे पाती हैं तो जो बलगमी खलियात हैं वो अपने हिस्से की ही खुराक जो है वो जज़ब करते हैं, और जब ये उनकी से ज़्यादा हो जाती है तो बलगमी रतूबात वहाँ रुककर मुतफन हो जाती हैं, जिन्हें मसासा यानी चूसने वाली गिल्टियाँ चूस नहीं सकती, जिसकी वजह से आतिश की जहर या बलगमी टॉक्सिन पैदा हो जाता है। आतिशकी मादा एक ऐसा जहर है जो आतिशक से पैदा होता है, फिर इंसानी जिस्म व खून और मनी में सरयत कर जाता है। आतिशक कभी अंदरूनी खराबी से पैदा होती है और कभी दूसरों की छूत की वजह से लग जाता है और कभी माँ बाप की तरफ से विरसे में ये मिलता है। जब ये मादा इंसान में पूरे तौर पर असर कर जाता है तो खौफनाक सूरतें और अलामतें पैदा हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि आतिशकी जहर या कोई भी जहर जो है वो 3 तरह से पैदा होता है। ठीक है, कैसे? नंबर 1, बिगाड़े आज़ा, यानी कोई भी उज़्व जो है वो सोजिशनाक हो जाए। ठीक है। नंबर 2, छूत छात, यानी मरीज़ शख्स से जरासीम जो है वो तंदुरुस्त शख्स में जाकर उसी मिजाज के शख्स में अलामत पैदा कर दे। और नंबर 3, विरासत, यानी ऐसा शख्स जो इस जहर का हामिल है वो अपनी औलाद में ये मुंतकिल करता है। अब बिगाड़े अज़ा कैसे होता है? किसी भी वजह से दिमाग व आसाब जो हैं वो सोजिशनाक हो जाएं, चाहे वो बलगमी ग़िज़ा के ज़्यादा इस्तेमाल से सोजिशनाक हों, कैफियाती तौर पर सोजिशनाक हों, या नफ्सियाती तौर पर सोजिशनाक हों। तो जब ये दिमाग व आसाब सोजिशनाक हो जाते हैं तो ये बिगाड़े अज़ा में आता है और आतिश की जहर जो है इस वजह से पैदा हो जाता है। ये पहली सूरत हो गई। दूसरी सूरत ये है कि जब आतिश की जहर का हामिल शख्स को जरासीम वगैरह या उसके खाने पीने से या मुबाशरत से या किसी भी तरह से ये जरासीम अगले फ़र्द में मुंतकिल होते हैं और उसका मिजाज भी आसाबी है, तो ये छूत छात है। और तीसरी सूरत ये है कि ये मुबाशरत से इस जहर का हामिल शख्स इस जहर को अपनी औलाद में मुंतकिल कर देता है। इस तरह से जो है ये आतिश की जहर जो है वो पैदा होता है। हिजामा के हवाले से देख लें कि हमारी जो बाईं टांग है, ठीक है, ये बाईं टांग नाफ से, तो ये मकाम 6 नंबर है, आसाबी गुद्दी है। तो यहाँ पर जो है वो इज्तमा या इसका मरकज़ हम इसको तस्लीम करते हैं आतिश की जहर को। अगर आतिश की जहर है तो एक हिजामा थेरेपिस्ट बाईं टांग पर नाफ से लेकर उंगलियों तक अगर हिजामा करता है तो ये टॉक्सिन अखराज पा जाता है। अब हम देखते हैं जी कि इसकी आतिश की इकसाम कितनी है। आतिश की इकसाम जो हैं वो 2 तरह की हैं। ठीक है। नंबर 1, खुद हासिल करदा,
ठीक है, इसकी इकसाम दो हो गई, पहली में खुद हासिल करदा और दूसरी में मौरूसी। या फिर इसको कीमियावी और मशीनी, या फिर इसको नर और मादा यानी दो इकसाम में तकसीम किया जाता है। अगर खुद हासिल करदा की तशरीह करें तो ये सूरत मरीज़ खुद हासिल करता है और ये मरीज़ की बदइतदालियों की सज़ा होती है। मसलन ज़िना या आतिशिक से मुतासरा औरत या बच्चों को चूमने से, आतिशिकी मरीज़ की अशिया, कपड़े, बर्तन, सिगरेट, हुक्का, डॉक्टरी व दाइया के औज़ार, डेंटल के औज़ार या इस्तेमाल शुदा सुरंज, नाक कान का छेद करवाने वाले औज़ारों से ये जरासीम जो है वो आतिशिक लग सकता है और ये आता है खुद हासिल करदा में। अब मौरूसी में हम बयान कर चुके हैं कि जब इस आतिशिकी जहर का हामिल शख्स बीवी से मिलता है और जो औलाद पैदा होती है तो वो ये जहर लेकर पैदा होती है। कीमियावी सूरत को देखें तो आसाबी गुदी तहरीक इसकी कीमियावी सूरत है और असाबी उजलाती इसकी मशीनी सूरत है। अब इसको नर आतिशिक और मादा आतिशिक के हवाले से भी जाना जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लें कि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औरत की नब्ज़ जो है वो उजलाती नहीं हो सकती सिवाय हमल के। ठीक है जी। अब जो आतिशिक होती है तो जो मादा आतिशिक है वो है आसाबी गुदी, ठीक है जी, और जो नर आतिशिक है वो है आसाबी उजलाती। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी अलामात जो है वो आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जो अलामात हैं वो क्या हैं और अलामात के हवाले से जो है वो हम किस तरह आतिशिक को पहचान सकते हैं। तो ये आ गई अब इसकी अलामात। ठीक है जी। इसकी अलामात को जो है वो 3 दर्जों में तकसीम किया जाता है। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मर्ज़ आतिशिक का सबब जो उस वक्त तक तस्लीम किया गया है वो छूत है जो एक दूसरे को लग जाती है, लेकिन हमने साबित किया कि छूत एक सबब तो हो सकता है लेकिन वो असल सबब नहीं है। याद रखें कि सबब फासला है जिसमें तगय्युर के बाद मर्ज़ की सूरत पैदा होती है और वो मर्ज़ आतिशिक के लिए जिसमें इंसान में सोजिश, वरम, आसाब व दिमाग है। जब तक आसाब में सोजिश और वरम की सूरत पैदा नहीं होती मर्ज़ आतिशिक नमूदार नहीं हो सकता। आतिशिक की छूत जब सोजिश, वरम और आसाब व दिमाग पैदा करती है तब आतिशिक पैदा करता है। इसी तरह जो अग़ज़िया, अद्विया आसाब में सोजिश और वरम का सबब बनती हैं इनसे भी मर्ज़ आतिशिक पैदा हो जाता है, जिसके सबूत में हमने चंद होम्योपैथिक अद्वियात जो है वो बताई हैं। तो उस्ताद साहब ये फरमाते हैं कि होम्योपैथिक अलामाती इलाज है और इसमें वो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जो अलामात मर्ज़ की होती हैं। यानी किसी को आतिशिक है तो आतिशिक पैदा करने वाली अद्वियात ही खिलाकर इसका इलाज किया जाता है। अब दूसरी नज़र से देखें कि अगर होम्योपैथिक वाली आतिशिकी अद्वियात तंदुरुस्त मरीज़ को इस्तेमाल की जाएं तो उसमें आतिशिक पैदा हो जाता है। तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि छूत के अलावा भी मर्ज़ आतिशिक जो है वो पैदा हो सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दिमाग और आसाब की सोजिश से आतिशिकी जहर पैदा होता है और इसमें फिर वही सूरत आ जाएगी कि बिगाड़ आज़ा से, ठीक है, यानी दिमाग व आसाब के बिगाड़ से मर्ज़ आतिशिकी जहर या बलगमी टॉक्सिन पैदा हो जाता है। दूसरी सूरत छूत छात हो गई, यानी बलगमी
टॉक्सिन या आतिश के जहर का हामिल शख्स जब किसी औरत से मुबाशरत करेगा या किसी के साथ खाना पीना उसका होगा, बर्तन इस्तेमाल करेगा, कपड़े इस्तेमाल करेगा, तो ये छूत जो है वो तंदुरुस्त इंसानों में मुंतकिल हो जाएगी। और तीसरी चीज़ इसकी विरासत, विरासती तौर पर इसका इंतकाल आ गया। अब हम इसकी अलामात देखते हैं। तो इसमें जी इसकी अमूमन इब्तदा जो है वो उज़्वे तनासुल पर ज़ख्मों से होती है। ज़ख्मों से पीप बहती है, यानी सफ़ेद रतूबत बहती है और उसमें जलन पाई जाती है। जलन के हवाले से ये देख लें कि जब हमारी साख्तें ज़ख्मी हो जाएं तो ये जो रतूबात होती हैं उनमें हर किस्म के अल्कलाइन, एसिड और सफरावी रतूबात पाई जाती हैं। तो वो जब किसी भी ज़ख्मी साख्त पर लगती हैं तो जलन होती है। तो यहाँ पर हमारा असल फोकस जो है वो आतिश की जहर की माहियत, बलगमी टॉक्सिन की माहियत बयान करना है। जबकि जो आतिश की सारी अलामात हैं वो आपको कुतुब में मिल जाएंगी, यानी उनको जो है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहरहाल इसके जो है वो 3 दर्जात हैं। अव्वल ये है कि आतिश का जहर जिसमें दाखिल होते ही इस मर्ज़ का इब्तदाई दौर शुरू हो जाता है और 3 हफ्ते से लेकर 5 हफ्ते तक मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा इस दर्जे की मानी गई है। तो यहाँ पर जो सबसे अहम बात तस्लीम करने वाली है वो ये है कि आतिश की जहर और बलगमी टॉक्सिन इसको समझना ज़रूरी है। उस्ताद साहब ये फरमाते हैं कि जब तक जिस्म में आतिश की मादा पैदा नहीं होता, आतिश की जहर पैदा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले यानी हमें यह समझना है कि आतिश की मादा कैसे पैदा होते हैं। ठीक है जी, वो हमने पीछे आपको बता दिया कि जब खून में बलगमी ग़िज़ाएँ ज़्यादा होंगी तो दिमाग व असाब तेज़ हो जाएंगे क्योंकि उनको खुराक ज़्यादा मिल रही है। जब खुराक ज़्यादा मिल रही है तो खून से